हेलो एंड वेलकम टू द राइट प्लेस। ये वीडियो है ऑडिटिंग के 1 पेजर नोट्स की। इसमें यू कैन सी कि आपके 1 पेजर नोट्स हैं एंड दैट टू इन 1 पेज ओनली। एंड इसको आई विल एक्सप्लेन एंड आप ये पूरी वीडियो देखो एंड नोट्स देखो एंड आपकी ऑडिट पूरी कवर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट कि ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अकाउंट्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखे कि आप अपनी बैलेंस शीट P&L वगैरह ये सारी चीज़ें अकाउंट्स में बना लेते हो। अब वो आपने ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, आपने प्रॉफिट अपना ठीक दिखाया है या नहीं दिखाया है। ऐसा तो नहीं कि अपना प्रॉफिट आप ज़्यादा दिखा रहे हो या फिर अपना प्रॉफिट कम दिखा रहे हो ताकि आपके ऊपर टैक्स कम लगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो या नहीं मतलब ऐसा ही कोई एक्टिविटी आप में इन्वॉल्व तो नहीं हो आप, ये चेक करने के लिए ऑडिटिंग होती है। तो ऑडिटिंग क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है कि कोई और आके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है। वो व्यक्ति आपके बिजनेस का नहीं होगा, आपकी कंपनी का नहीं होगा, वो कोई आउटसाइडर आके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो या नहीं हो। ठीक है, आपके साइज़ चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप किसी भी फॉर्म में हो, कंपनी की फॉर्म में हो, पार्टनरशिप की फॉर्म में हो, और ये जो एग्जामिनेशन करा जा रहा है ये करा जा रहा है ताकि वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ओपिनियन दे सके कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन है और ये एज इट इज़ पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ ऑडिटिंग, या इसमें से पूछा जा सकता है कि ऑडिट सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ का होता है। नहीं, ऑडिट नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ का भी होता है। ठीक है, ऑडिट सिर्फ कंपनीज़ का होता है नहीं, किसी भी लीगल फॉर्म में हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, हर तरह की लीगल फॉर्म का प्रॉफिट होता है, ऑडिट होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑडिट करने आया है वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा, यानी कि उसका ओपिनियन किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। वो अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के उसको क्या लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं। वो चेक करेगा कि लॉज और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस है या नहीं है। वो फ्रॉड्स और एरर्स ढूंढेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कहीं कोई गलतियाँ या कोई फ्रॉड तो नहीं है। या आपके इंटरनल कंट्रोल्स होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है। मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो कुछ इंटरनल्स कंट्रोल बैठाता है कि भैया ये काम इस तरीके से होना चाहिए, और अगर इस तरीके से होगा, एक तरह से प्रोसेस डिफाइन कर देता है कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, स्टेप्स होते हैं उसमें, और अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो वहाँ पे एरर और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, वो चेक करना भी हमारा ऑडिट का काम होता है। रिस्क मैनेजमेंट कि कोई रिस्क तो नहीं है फ्रॉड या एरर का, तो उस रिस्क को मैनेज करना। रिकमेंडेशंस देना, ये बताना कि भाई यहाँ पे तुम गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस को। अपने जो भी प्रोसेसेस हैं उनको चेंज करके ये इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है इसकी। हम ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी चीज़ को ऑडिट नहीं कर देते। ऑडिट बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करा जाता है। यहाँ पे सैम्पलिंग करी जाती है, सैम्पल्स आप सेलेक्ट करते हो, बहुत ही एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आके आपके बुक्स का ऑडिट करता है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है प्रिपेयरर, वो ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि अपने ही काम को अगर आप रिव्यू करोगे तो आपको कमी नहीं दिखेगी। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसने वो काम ना करा हो वो ऑडिट करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे, यानी कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सच दिखा रहे हैं या झूठ दिखा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। रिलायंस ऑन ऑडिट एविडेंस, अब ऑडिट आप ऐसे ही नहीं कर लेते हो, आपको कुछ एविडेंसेस देखने होते हैं कि भैया कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनमें अगर 100 रुपये का कुछ ट्रांजैक्शन हुई है तो उस 100 रुपये की ट्रांजैक्शन का एविडेंस क्या होगा। अगर आपने अकाउंट्स की वीडियो देखी है तो उसमें एक टर्म आई थी वाउचर्स, तो वाउचर्स जो हैं एक ऑडिट एविडेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है ऑडिट का, कि हम इससे एरर्स और फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने देखा हो तो एरर्स और फ्रॉड्स के अराउंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अराउंड ही हमारा ऑडिट घूम रहा है। हम इस पर अगर देखो, हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करा लिया है, तो जो भी इसके यूज़र्स हैं, यूज़र्स दो तरह के होंगे, एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स। अब एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स, जो ऑडिट वाले अकाउंट्स वाले एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स हैं, वही ऑडिट में भी यूज़र्स आपके वही सेम यूज़र्स होंगे। ठीक है,
तो ये रिलाई करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सीए ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कह रखा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हुए हैं, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हो। और आपको पता ही होगा कि ऑडिट एक सीए ही करता है, ठीक है, ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि हमारी यहाँ गड़बड़े हैं, हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फाइनेंशियल पोजीशन की जो बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है, उसकी रिलायबिलिटी, यानी कि उसकी आप उसके ऊपर रिलाई ज़्यादा कर सकते हो कि अगर बैलेंस शीट में 10,000 रुपये की कैश आ रहा है, तो हम ये भरोसा दिखा सकते हैं कि ऑडिटर ने, यानी कि सीए ने भी कह दिया है कि 10,000 रुपये कैश है इसके पास, तो हम मान लेंगे कि हाँ इसके पास 10,000 रुपये कैश होगा। और ऑडिटर का जो है अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन देता है, इसलिए उसका ओपिनियन रिलायबल होता है, वो किसी भी फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, ठीक है। देन इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। अब इसके टाइप्स क्या कहते हैं। ऑडिटिंग कई तरह की होती है, कई तरह के ऑडिट्स होते हैं। एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो हमने अभी देखा था ना, इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट बना के रखता है, तो उन कंट्रोल्स के ऑडिट को इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ये एफिशिएंसी देखता है इंटरनल कंट्रोल्स की और ऑपरेशंस की, और इसको मैनेजमेंट करवाता है अपने आप, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट जैसे कि कंपनीज वगैरह का ऑडिट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं और एक थर्ड पार्टी करती है, ठीक है। ये क्या देखने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े थे अकाउंट्स में, उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। एंड व्हेन एवर आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल ऑडिट ये भी एक्सटर्नल ऑडिटर्स ही करते हैं, और ये क्या देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट जो भी अराइज हो रही है फ्रॉड एंड एरर से। अब ये टर्म्स आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा। ये नहीं ऐसा नहीं होगा कि लेमन लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। तो फ्रॉड और एरर कोई हुआ, मान लो कोई गलती हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उसकी वजह से, गलती की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो गए। अब मान लो उस गलती की वजह से 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो 10 रुपये का जो गड़बड़ है वो इतनी बड़ी नहीं है। जहाँ पे मेरा 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, वहाँ पे 10 रुपये की गड़बड़ मायने नहीं रखती। तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो गलती जो है मटेरियल है भी या नहीं है, यानी कि वो कितनी मनी के टर्म्स में या हमारे टर्नओवर के टर्म्स में कितनी रेलेवेंट है हमारे लिए, वो देखना होता है। तो वो होती है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑपरेशनल ऑडिट होता है कि जो भी बिज़नेस के ऑपरेशंस होते हैं उनका एग्जामिनेशन, ठीक है। बिज़नेस के जो भी ऑपरेशंस हैं, सेल कर रही है बिज़नेस, परचेज कर रही है, तो उन सारे ऑपरेशंस का एग्जामिनेशन इज ऑपरेशनल ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट, कई सारे लॉज और रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ता है बिजनेसेस को, तो उन कंप्लायंसेस को कर रही है या नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कंप्लायंस ऑडिट होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट, ये ऑडिट जनरली वहाँ पे होते हैं जो कंपनीज बहुत ज़्यादा कस्टमर डेटा मेंटेन करती है, तो उनका काम होता है कि वो CIS मेंटेन करे कस्टमर डेटा की, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करे। अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट कराती है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि वो CIS मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है डेटा का। इसी के अराउंड IT ऑडिट आपका होता है। फॉरेंसिक ऑडिट कि आपके कोई फ्रॉड या कोई एरर तो नहीं हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड, जहाँ भी फाइनेंशियल फ्रॉड और एरर है, और फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी इसीलिए करी जाती है। टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है, ये देखने के लिए कि जो टैक्स रिटर्न इन्होंने फाइल करी है वो ठीक है या नहीं है, और कोई टैक्स इवेजन तो नहीं हुआ, यानी कि टैक्स की कोई चोरी तो नहीं हो रही। सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट ये करा जाता है। आजकल ना ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ रहा है ड्यू टू वेरियस रेगुलेशंस, तो उनको सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट भी कुछ लोग कराने लगे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, या फिर पहुंचाती हैं तो कितना पहुंचाती हैं, और हम उसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसके लिए सोशल और एनवायरमेंटल ऑडिट करे जाते हैं। देन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक ऑडिट को गवर्न करते हैं कि एक ऑडिट कैसे होना चाहिए। ऑडिटर वहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ऑडिटर एक बायस्ड ओपिनियन दे सकता है, तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो सच ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, और ऑडिटर जो है किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो अपना खुद का ओपिनियन दे। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट में आके किसी ने उससे कुछ कह दिया कि ऑडिटर साहब ऐसे कर लो, और वो वैसे करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि उसको स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए वो जो काम कर रहा है उसके बारे में। वो प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जब वो ऑडिट करेगा तो उसे क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट मतलब जिसका ऑडिट कर रहा है, उस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगी। अब उस इन्फॉर्मेशन को वो किसी और को जाके डिस्क्लोज़ ना करे, ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ केसेस में लेकिन रिक्वायरमेंट हो सकती है डिस्क्लोज़ करने की, जैसे इससे आके इनकम टैक्स वाले पूछने लगें कि इसके बारे में हमें ये बता, तो वहाँ पे इसकी ऑब्लिगेशन हो जाती है बताने की, लेकिन दैट टू ये बताएगा विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट। ये विदाउट परमिशन ऑफ क्लाइंट किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्लाइंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। अब ऑडिट में प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स क्या होती हैं? जब आप ऑडिट करने जाओगे तो पहले तो आपको पता होना चाहिए उस बिज़नेस के बारे में सब कुछ। तो आप उस बिज़नेस को समझोगे, उसके एनवायरनमेंट को, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट का कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें। और एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से इसके बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का हम ध्यान रखते हैं। ऑडिटर जो है इवैल्यूएट करेगा रिस्क दैट हैव द मटेरियल इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो वो जिस भी रिस्क का एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इम्पैक्ट होगा, यानी कि रेलेवेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, उन रिस्क को वो आइडेंटिफाई करेगा। पहले उन रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, तभी तो उनके बेसिस पे अपना आगे का ऑडिट परफॉर्म करेगा कि जो भी हाई रिस्क एरिया होंगे उनका ऑडिट करते हुए ज़्यादा केयरफुल रहेगा, ठीक है। ऑडिटर शुड इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब जो इंटरनल कंट्रोल्स ऑलरेडी मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं, मैंने ऊपर बताया था कि मैनेजमेंट इनको लगाता है, तो इंटरनल कंट्रोल्स या प्रोसेसेस जो उसने ऑलरेडी लगाए हुए हैं उनको देखेगा कि वो कितना इफेक्टिवली काम करते हैं बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है मटीरियलिटी एंड चेक इफ़ द मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल। फिर देखेगा कि जो मिस स्टेटमेंट है वही 10 रुपये का कोई गड़बड़ आ रही है और 1000 करोड़ का टर्नओवर है, तो ये मटीरियल नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऑडिटर, क्योंकि यार 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो छोटी मोटी 10-20 रुपये की या इनफैक्ट हज़ारों रुपये की या लाखों रुपए की भी गड़बड़ ना हो सकती है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो तो ये 0.0001% कुछ इससे भी आगे ही आएगा, इससे भी कम ही आएगा। ऑडिट नीड्स टू सेलेक्ट सैम्पल्स एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स। अब ऐसा होता है कि बहुत ह्यूज डेटा होता है, तो वो सारे डेटा पे टेस्टिंग नहीं कर सकता, सारे डेटा का ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिट पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, वो सैम्पल सेलेक्ट करता है। तो वो जो सैम्पल सेलेक्ट करेगा उसके बाद उनके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेगा सैम्पल्स के। ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमने उसमें भी पढ़ा था अकाउंट्स में। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, जो कि मैनेजमेंट जो कि पर्सनल डिसीजंस होते हैं उसके, मतलब उसमें ऑप्शंस होता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ अमाउंट्स को एस्टिमेट करते हो, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो जहाँ भी मैनेजमेंट की पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होगी वहीं पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उन एरियाज़ को इसको अच्छे से इवैल्यूएट करना होता है, ठीक है। ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। तो वो गोइंग कंसर्न की अजम्पशन को भी इवैल्यूएट करेगा। गोइंग कंसर्न हम मानते हैं कि बिज़नेस लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, लेकिन ये देखेगा कि एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनका बिज़नेस बहुत बुरी हालत में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं ऑडिट करते वक्त। बिज़नेस को समझेंगे, रिस्क देखेंगे, उसके बाद जो एक्चुअल में इनके कंट्रोल्स इन प्लेस हैं उनको देखेंगे कितने काम के हैं, फिर मटीरियलिटी डिफाइन करेंगे, फिर सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, फिर रीजनेबलनेस देखेंगे एस्टिमेट्स की, और गोइंग कंसर्न की अजम्पशन को देखेंगे। फिर आ जाते हैं इसके लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस में इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं कुछ। इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब कि भैया ऑडिट में अभी मैंने बताया कि ऑडिट में हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं करते, सिर्फ सैम्पल्स टेस्ट करते हैं, तो हमेशा एक ऑडिट रिस्क एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। ये इसकी छुपी हुई लिमिटेशन है, ये कहीं नहीं जा सकती, मतलब ये हमेशा ही रहेगी। और ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क होता है द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हो सकता है कि ऑडिटर जो है
क्योंकि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे। हो सकता है कि वहाँ पे हमने 10 ट्रांजेक्शन टेस्ट करी और उन 10 ट्रांजेक्शन में कोई भी ऐसी उन 10 ट्रांजेक्शन में कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं आई जिसमें कि फ्रॉड हुआ हो, लेकिन जो बाकी 90 हमने छोड़ दी उनमें से 20 ट्रांजेक्शन ऐसी थी जिनमें फ्रॉड हुआ था। तो ये जो है ना, यहाँ पे इनकरेक्ट ओपिनियन आने के चांसेस होते हैं इस वजह से, क्योंकि हम सैम्पल बेस्ड पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं, सैम्पल बेसिस पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और यार 100% टेस्टिंग तो पॉसिबल भी नहीं होती है। लिमिटेशन ड्यू टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यार मैनेजमेंट बनाती है, उनके कई जगह पे जैसे मैंने बताया अभी अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, कई जगह पे उनके ओपिनियन और जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते ही लोग ही बना रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन एरर पॉसिबल है, और उसी की वजह से ऐसा होता है कि हम उनके कई बार फ्रॉड्स और एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये इतने अच्छी तरीके से मतलब फ्रॉड्स करते हैं कि ये छुपा लेते हैं उनको, और हमें हो सकता है इन्फॉर्मेशन भी ना दें, जैसे कि ये रिस्ट्रिक्ट कर दें ऑडिटर को कि हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहे तुम्हें, तो ऑडिटर क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, मान लो कि ऑडिटर का कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में, मान लो मिस्टर ए ऑडिटर हैं और मिसेस ए उस कंपनी की सीईओ हैं। अब मिस्टर ए जब अपनी वाइफ की कंपनी को ऑडिट करने जाएंगे तो डू यू रियली थिंक वो जाके वहाँ पे कमी निकाल पाएंगे? तो ये होता है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है। लिमिटेशन ड्यू टू सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मैंने अभी बताया कि जो सैम्पल सेलेक्ट करते हैं हम, जिसके बेसिस पे हम पूरे मतलब रिजल्ट्स हमारे कई बार इनकरेक्ट हो सकते हैं। फ्रॉड, अब मान लो कि इन्होंने एक फ़्रॉड करा है, अब मैनेजमेंट में इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, है ना, सीईओ बैठा है, सीएफओ बैठा है, तो ये लोग, आपको लगता है कि अगर कोई फ्रॉड करेंगे तो इतना ईजिली पकड़ा जाएगा? तो हो सकता है वो ना पकड़ा जाए। तो फ्रॉड इस तरीके से करा जाए कि वो डिटेक्ट ही ना हो पाए, नॉन डिटेक्शन हो, और उसकी वजह से इनकरेक्ट ओपिनियन आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हमारी कवर हो गई। देन आ जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। अब ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? जब ऑडिटर अपना ऑडिट कंप्लीट कर देता है, यानी कि ऑडिट पूरा हो चुका है, उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, उसमें वो बताता है कि उसका ओपिनियन क्या है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताता है? ओपिनियन बताता है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि ये अश्योरेंस देता है स्टेक होल्डर्स को। तो ये बताता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ को लेके अश्योरेंस देता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसका टाइटल होगा, नेम ऑफ एड्रेस ही, यानी कि कंपनी का नाम या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हुआ है उसमें इंट्रोडक्शन होगा। स्कोप, मतलब कि किस किस चीज़ का ऑडिट किया गया है, मेरा ओपिनियन क्या है इस ऑडिट को लेके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है, उसका बेसिस क्या है, मैंने क्या क्या चीज़ें टेस्ट करी हैं आपके यहाँ आके जिसके बेसिस पे मैंने ये रिज़ल्ट दिया है, और सिग्नेचर, ये मेरे साइन हैं कि भैया ऑडिट सही हुआ था। ये बिल्कुल आप ऐसे समझो कि अगर आप आपको कोई दिक्कत हो रही है, दर्द तकलीफ़ हो रहा है, आप डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर आपका पहले टेस्ट कराएगा, तो वो टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हुआ और उसके रिज़ल्ट्स यहाँ आए, उस रिज़ल्ट्स के बेसिस पे वो जो ओपिनियन का बेसिस है, यानी कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है कि बिल्कुल भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है। आप जो अपनी तकलीफ़ लेके गए वो स्कोप हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 4 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। अनक्वालिफाइड, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है आपके, एकदम ट्रू एंड फेयर रिव्यू रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने दिखाया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्चुअल में भी वही है। क्वालिफाइड ओपिनियन कि सारी चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गड़बड़ हैं और वो मैंने अलग से लिख दी हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी रिपोर्ट जो है फिर भी ठीक ही बना के दी है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैनेजेबल हैं। एडवर्स रिपोर्ट कि भैया जो भी आपने बोला है सब झूठ बोल रखा है, ट्रू एंड फेयर व्यू बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, भाई इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं तो अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ना तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था इसकी लिमिटेशन है कि हो सकता है कि वो एक्सेस ना दे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन का, जब वो एक्सेस ही नहीं दे रहे तो हम ओपिनियन कैसे दे पाएंगे? तो उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है ऑडिटर कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा यहाँ काम, क्योंकि ये लोग तो कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ऑडिट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये एक अनबायस्ड ओपिनियन रिप्रेजेंट करती है, इसमें हमें ऑडिटर का ओपिनियन पता चल जाता है, एक रीज़नेबल अश्योरेंस मिल जाती है। अब रीज़नेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है कि हमें एक हद तक अश्योरेंस मिलती है, 100% अश्योरेंस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अश्योरेंस का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन, कि
कि ये जो लिखा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एकदम ठीक है। 100% एश्योरेंस नहीं मिलती, क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं ऑडिट प्रोसेस की, इसकी वजह से 100% नहीं होती, लेकिन एक रीज़नेबल, एक ठीक ठाक लेवल की अश्योरेंस मिल जाती है। ठीक है, इससे क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है। अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट ले जाके दिखाओ और उसमें दिखाओ अनक्वालिफाइड ओपिनियन, तो अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट ले जाके दिखाते हो ना बैंक्स वगैरह को, तो वो आपको अच्छा खासा लोन दे देते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे दे देते हैं, मतलब डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं, आपको ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। अब हमने ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो कुछ प्रोसेसेस मैनेजमेंट इन प्लेस रखता है अपने बिजनेस में, आप किस चीज़ के लिए? ताकि अपनी एसेट्स को सेफगार्ड कर सके। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो बिज़नेस में वो कार यूज़ होती है। अब उस गाड़ी को कोई भी ले जा सकता है ऐसे, तो अगर एक ही बंदे के पास है, गाड़ी की चाबी भी एक बंदे के पास है, उसके डीजल और पेट्रोल का जो भी खर्चा है वो भी एक ही बंदा मैनेज करता है, मिस्टर ए ही सारा काम करते हैं, तो मिस्टर ए क्या करेंगे? झूठ बोल देंगे कि मैं तो इस गाड़ी को लेके ही नहीं गया कहीं, या ये गाड़ी मैंने इसको दी थी, उसको दी थी, ऐसे करके बिज़नेस में यहाँ मैंने बिज़नेस के लिए यूज़ करी, वहाँ बिज़नेस के लिए यूज़ करी, लेकिन यूज़ अपने पर्सनल कामों के लिए करते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो सेफगार्ड ऑफ एसेट्स के लिए हम क्या करेंगे कि एक काम करो, गाड़ी की चाबी मिस्टर ए रखेंगे, गाड़ी के पेट्रोल के खर्चे का ध्यान मिस्टर बी रखेंगे। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसमें ड्यूटीज़ को। तो हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल से सेफगार्ड करते हैं अपनी एसेट्स को। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ छुपा ना रहे हो, और कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, की लॉज और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस हो। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट बताता है मैनेजमेंट का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल, कि हम मैनेजमेंट की क्या सोच है कि इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। रिस्क असेसमेंट, ये आइडेंटिफाई करता है रिस्क को, एनालाइज करता है और मैनेज करता है रिस्क को। कंट्रोल एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट टू रिड्यूस द रिस्क, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इन प्लेस हैं जिनसे कि हम अपने बिजनेस में होने वाले फ्रॉड और एरर के रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं, और ये काम मैनेजमेंट खुद कर रहा है, ऑडिटर आके नहीं कर रहा। तो ये कंट्रोल एक्टिविटीज़। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब जब भी जिसको भी ज़रूरत हो कम्युनिकेट करने की, वो टाइमली कम्युनिकेट करी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको मॉनिटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, ये देखने के लिए कि वो इफेक्टिवली हो रहे हैं। दो तरह से इवैल्यूएशन होता है, एक टेस्ट ऑफ डिज़ाइन होता है, एक टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। टेस्ट ऑफ डिज़ाइन क्यों होता है? इवैल्यूएट वेदर द एग्जिस्टिंग कंट्रोल कैन रिड्यूस द रिस्क, कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है आपका बिजनेस का, वो क्या आपके रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और दूसरा कि हम यहाँ टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किसी भी सैंपल में ऐसा तो नहीं हुआ है कि गड़बड़ हो रही हो कुछ। ठीक है, कि ये जो हम यहाँ पे डिज़ाइन लेवल पे टेस्टिंग करी है, ये यहाँ पे कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, बेसिकली ये चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं, 3 तरह के कंट्रोल्स हैं। पहला है प्रिवेंटिव कंट्रोल, जो प्रिवेंट करता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या करता है, ये डिज़ाइंड होते हैं टू स्टॉप एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब किसी भी चीज़ को होने से पहले रोक देना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो SOD, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, तो डिवाइड कर दो वर्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं करेगा, अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया। एक्सेस कंट्रोल्स, कि जैसे जो भी सिस्टम्स यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी चीज़ जो भी सिस्टम्स यूज़ करता है, लैपटॉप्स के एक्सेसेस जो हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिए, कि अगर तेरा रोल ये है, मान लो तुम असिस्टेंट मैनेजर हो तो तुम ये काम करोगे, मान लो तुम सीनियर मैनेजर हो तो तुम ये काम करोगे। इस तरह से एक्सेस कंट्रोल्स डिवाइड हो जाते हैं। सिक्योरिटी रीजंस, टू प्रिवेंट मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कुछ ही लोगों के पास मान लो एक लैपटॉप है जिसमें बहुत सारा ह्यूज डेटा रखा हुआ है, तो इसका जो पासवर्ड होगा वो कुछ ही लोगों के पास है, मान लो बिजनेस में पूरे 2 ही लोगों के पास है। ये होते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। फिर ऑथराइजेशन प्रोसेस, अब मान लो इस सिस्टम का पासवर्ड किसी और को चाहिए, तो एक ना प्रोसेस बना के रखा होगा कि जाओ जाके पहले CFO से अप्रूवल लेके आओ, तभी हम तुम्हें इसका एक्सेस देंगे। तो ये जो होते हैं ये ऑथराइजेशन प्रोसेस होते हैं, कि कोई भी व्यक्ति बिना ऑथराइजेशन के कोई भी काम ना कर सके, जो कि प्रिवेंटेड है। तो प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। फिर आते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल, तो ये क्या करते हैं, जब एरर या फ्रॉड हो चुका है उसके बाद उसको डिटेक्ट करते हैं। तो रिकन्सिलिएशन, जैसे बैंक में हमारे मान लो बैंक बैलेंस, जो हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपये,
लेकिन जो हमने बुक्स में अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट बनाया हुआ है, जो हमने अपने बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दिखा रखा है, बैलेंस शीट वाला, वो आ रहा है 99 रुपीज़। तो इस 1 रुपये के डिफरेंस का पता कैसे चलेगा? वो पता चलता है रिकॉन्सिलिएशन से। तो इसमें क्या करते हैं हम, दो डेटा सेट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस मतलब बजट्स और एक्चुअल्स में कुछ बजटेड फिगर्स होती हैं और कुछ एक्चुअल फिगर्स होती हैं, उनके डिफरेंस का एनालिसिस होता है वेरिएंस एनालिसिस। ये भी डिटेक्टिव कंट्रोल है। ऑडिट ट्रेल, हम एक किसी भी ट्रांजेक्शन को ना स्टार्टिंग टू एंड पकड़ लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो वो होती है ऑडिट ट्रेल किसी भी रिकॉर्ड की, ठीक है। फिर आता है करेक्टिव कंट्रोल, कि जो भी हमारे मान लो एरर्स हो चुके हैं, अब उनको ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन प्लान्स होते हैं। डिज़ाइन टू एड्रेस रूट कॉज, सबसे पहले हम उसकी रूट कॉज देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो दोबारा कभी ना हो। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, कि कैसे हम अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ सके। डिसिप्लिनरी एक्शन, ये करा जाता है ताकि कोई भी एम्प्लॉय जो है फ्रॉड ना करे, जैसे उनको सस्पेंशन कर दिया जा सकता है और उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं। तो दीज आर योर 1 पेजर नोट्स फॉर ऑडिटिंग, एंड इसमें आपकी पूरी ऑडिटिंग कवर हो चुकी है। प्लीज़ गो थ्रू देम और ये क्लास देखें एंड यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।